हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी टाइम है हमारे डेली जी के डोज का, जिसमें हम लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय किस तरह से लिया जाता है। क्या बोला जा रहा है? संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस तरह से लिया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिया जाता है साधारण बहुमत से। ठीक है, बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन होता है कि 2/3 बहुमत से लिया जाता है। नहीं, इसमें संयुक्त अधिवेशन में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है साधारण बहुमत से। अब संयुक्त अधिवेशन के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहना चाहिए कि किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी ज्वाइंट सेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप याद रखना, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब इससे जो दूसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि अभी तक भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। अच्छा, किसके द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन? ये बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और इसमें लोकसभा के अध्यक्ष इसको प्रिसाइड करते हैं, यानी इसके जो हेड होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक टोटल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। सबसे पहला जो बुलाया गया था वो 1961। यहाँ पर 1960-61 भी आपको मिल सकता है, आप ध्यान रखना है इसका। दूसरा है 1978, 1978, और तीसरा है 2002। ठीक है, 2002। ये 3 डेट आपको याद रखना ही रखना है। 1961 इसमें पहली बार बुलाया गया था और ये था डॉरी सिस्टम के खिलाफ। ठीक है, डॉरी सिस्टम को खत्म करने के लिए, यानी दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए। दूसरा 1978 में था और ये था बैंकिंग सिस्टम से। किससे संबंधित था? बैंकिंग सिस्टम से। और तीसरा जो था 2002 में, ये पोटा से संबंधित था। किससे था? पोटा। आप जानते हो पोटा ये आतंकवाद विरोधी कानून से है। ठीक है, तो पोटा से 2002 में, और बैंकिंग सिस्टम से 1978 में, और डॉरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए 1961 में। ये 3 संयुक्त अधिवेशन है। अब एक क्वेश्चन और आपसे बनता है कि ये 1961 के समय में कौन यहाँ के पीएम थे? तो उस वक्त थे जवाहरलाल नेहरू। ये सब जो मैंने अभी आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारा याद रखना है। फिर से एक बार आप सुन लो। 1961 में पहला बार, इसमें डॉरी सिस्टम के खिलाफ यानी दहेज प्रथा के खिलाफ था, और इस वक्त प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा 1978, ये था बैंकिंग सिस्टम से संबंधित, और ये मोरारजी देसाई के टाइम में बुलाया गया था। और तीसरा 2002 में, ये पोटा से संबंधित था, और इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे पीएम। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक निम्नलिखित के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। यानी महालेखा परीक्षक जो है वह किसके लिए महालेखाकार और परीक्षक के रूप में काम करती है? तो यह संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए ऐसा काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र नाम है। इंद्र किसका नाम है? तो इंद्र नाम है रडार का। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको फुल फॉर्म पूछा सकता है कि इंद्र का फुल फॉर्म क्या होता है। INDRA, इंद्र। ठीक है, यहाँ से IN से हो गया इंडियन, D से हो गया डॉपलर, और RA से हो गया रडार, इंडियन डॉपलर रडार। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन डॉपलर रडार, और इसको बनाया गया था बेल के द्वारा। किसके द्वारा? बेल के द्वारा। ये अभी इंडियन आर्मी में यूज हो रहा है और श्रीलंकन आर्मी में भी यूज हो रहा है। ये भी आप याद रखना कि इंद्र जो रडार जो है ये इंडियन और श्रीलंकन दोनों आर्मी के द्वारा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक हैं? आप जानते हो ओलंपिक खेल में ओलंपिक खेल का जो झंडा होता है उसमें 5 वृत्त होते हैं, यानी 5 सर्कल होता है। उन 5 सर्कलों में से ग्रीन कलर, ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर किस देश को रिप्रेजेंट करता है? तो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को। ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है ऑस्ट्रेलिया को। सारे का आपका नाम याद रहना चाहिए। ये ब्लू कलर ये यूरोप को शो करता है, और येलो कलर जो दिख रहा है ये एशिया को शो करता है, ब्लैक कलर अफ्रीका को शो करता है, ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया को, और रेड कलर किसको करता है? ये करता है अमेरिका को। ठीक है, आप एक बार फिर से सुन लो। ये ब्लू कलर किसका है? ये है यूरोप का। येलो कलर किसका है? ये है एशिया का। ब्लैक अफ्रीका का, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का, और रेड अमेरिका का। ये सब आप याद रखना।
अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। हिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि जरी कलम का उपाधि, तो जरी कलम का उपाधि दिया गया था मोहम्मद हुसैन को। किसको दिया गया था? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम का उपाधि दिया गया था। अब यहाँ से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है श्री कलम, ठीक है, श्री कलम जो अभी आपने पढ़ा यह था जरी कलम, और दूसरा पूछा जाता है श्री कलम। तो श्री कलम का उपाधि दिया गया था अब्दुस सम्मद को। किसको दिया गया था? अब्दुस सम्मद को। अब्दुस सम्मद को श्री कलम का उपाधि दिया गया था, लेकिन जरी कलम का उपाधि दिया गया था मोहम्मद हुसैन। ये मोहम्मद हुसैन, इसका पूरा नाम है मोहम्मद हुसैन काश्मीरी, ठीक है, मोहम्मद हुसैन काश्मीरी। तो मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जरी कलम और श्री कलम अब्दुस सम्मद को। तो आई होप कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर एग्जाम में दोनों में से कोई भी आता है तो। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? हर्षवर्धन आप जानते हो, तो हर्षवर्धन की रचना कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो हर्षवर्धन ने कुछ बहुत ही फेमस पुस्तकें लिखी है, उसमें से आता है आपका रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ठीक है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो कौन सी नहीं है? यह लीलावती। कौन सी? लीलावती। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो ये है गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, और स्पेशली इसमें अगर पूछा जाए तो स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, इनको हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था, और लेकिन लास्ट में ये विजयी रहे थे, ठीक है, स्कंदगुप्त जीत गए थे हुनों से। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी इतिहास के एक बहुत ही फेमस पात्र रहे हुए हैं। तो शेरशाह सूरी का मृत्यु कहाँ हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था कालिंजर में। कहाँ हुआ था? कालिंजर में। और शेरशाह सूरी का जो मृत्यु हुआ था वह किस यंत्र को चलाते हुए हुआ था, यह भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक्चुअली में एक यंत्र था उक्का, उक्का एक तोप टाइप एक यंत्र था उक्का, इसी को चलाने के टाइम में इनका मृत्यु हुआ था। एक्चुअली में कालिंजर के किला पर ये लोग अटैक कर रहे थे, ठीक है, तो उक्का नामक यंत्र से इन्होंने गोला दागा और ये कालिंजर का जो दीवार था, बाउंड्री वॉल जो था, इससे टकराकर फिर से आके वापस इन्हीं को लग गया। किनको? शेरशाह सूरी को, और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके मृत्यु के पीछे, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इनका मृत्यु कब हुआ था? ये हुआ था 1545 में। 1545 में इनका मृत्यु हुआ था। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जब कालिंजर पर आक्रमण किया तो उस वक्त वहां के राजा कौन थे? तो उस वक्त वहां के राजा थे कीरत सिंह। कौन थे? कीरत सिंह, राजा कीरत सिंह, ये थे वहां के राजा। और आपको दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि इनको दफनाया, सॉरी, इनका मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये तो है आपका कालिंजर में, यहाँ पे मृत्यु भी थी, और मकबरा है सासाराम में। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ है मकबरा शेरशाह सूरी का? सासाराम में। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया? तो कौन सा आंदोलन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हुआ कब था? ये हुआ था 1930 में, और इसकी असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को ध्यान केंद्रित किया था, रचनात्मक कार्यक्रम पर, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का डेट आपसे पूछा जाता है, ये कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी? एक इतिहास का ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के संपर्क में आने के बाद एक बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी, जिसके कारण गौतम बुद्ध के कुछ मित्र जो थे वो नाराज भी हो गए थे, कुछ उनके अनुयायी नाराज भी हो गए थे। तो वह थी आम्रपाली, ठीक है, आम्रपाली। ये वैशाली की एक गणिका थी, वैशाली की एक गणिका थी जो बाद में बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी। गणिका या वैश्या भी बोल सकते हो, ये वैशाली की रहने वाली थी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहाँ की थी? तो ये थी वैशाली की। अगला क्वेश्चन है कि इसबगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नगदी फसल है? इसबगोल, इसबगोल कहाँ की नगदी फसल है? तो इसबगोल गुजरात की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगदी फसल है। क्या? इसबगोल, इसबगोल गुजरात का एक नगदी फसल है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव मानव शरीर के किस भाग पर पड़ता है? तो ये पड़ता है त्वचा पर। किस पर पड़ता है? त्वचा पर सबसे पहले नाभिकीय विकिरण असर करता है।
और इससे स्किन कैंसर होने का भी खतरा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी है? तो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी है? यह है अवरक्त किरण। अवरक्त हो गया आपका, इसको बोल सकते हैं इंफ्रारेड, ठीक है, अवरक्त इंफ्रारेड। तो यहाँ से देखो, जब साइंस के क्वेश्चंस को जब मैं ले रहा था उस वक्त भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आपसे वेवलेंथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, किसका कम है किसका ज़्यादा है, कभी आपको अरेंज करने दे दिया जाता है। तो एक बार फिर से मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, आप इसको याद रखना। मैं सबसे हाईएस्ट पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा सबसे लास्ट में मैं जाऊँगा। तो सबसे पहले कौन सा है? ये है रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद है माइक्रोवेव, इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है इंफ्रारेड, इसके बाद आता है विजिबल लाइट यानी दृश्य किरण, ठीक है। इसके बाद है आपका यूवी रेस, और इसके बाद है एक्स रेस, और इसके बाद गामा रेस। तो गामा रेस का वेवलेंथ सबसे कम होता है। सबसे शॉर्टर वेवलेंथ किसका होता है? गामा वेव्स का। और सबसे लंबा होता है रेडियो वेव्स का। तो ये ऑर्डर है, आप इसको याद रखना, ठीक है। रेडियो वेव्स, उसके बाद आपका कौन सा है? रेडियो वेव के बाद आता है माइक्रोवेव, उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, और उसके बाद आता है विजिबल लाइट, और इसके बाद यूवी रेस, एक्स रेस, गामा रेस। तो ये ऑर्डर आप याद रखा करो। तो यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से देखो, रेडियो वेव्स नहीं है, माइक्रोवेव्स नहीं है, उसके बाद है आपका इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड यानी अवरक्त है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अवरक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम 235 के नाभिक में होते हैं। यूरेनियम 235, अब देखो एक क्वेश्चन से आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यूरेनियम 235 के नाभिक में कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें टोटल 92 प्रोटॉन होता है और 143 न्यूट्रॉन होता है। अब यूरेनियम 235 जो दिया हुआ है, ये 235 है एटॉमिक मास, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या होता है? ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 92। तो इससे आपका, अगर आप 235 में 92 माइनस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि यूरेनियम 235 में 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉनों की संख्या 92 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 92 ही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं? रंगीन टीवी यानी कलर टीवी, इसमें से 3 प्राइमरी कलर को यूज किया जाता है। वो 3 प्राइमरी कलर कौन कौन सा है? तो वो है लाल, हरा और नीला। तो प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। ये होता है 3 प्राइमरी कलर्स, और टीवी में भी इसी 3 कलर्स को यूज किया जाता है, ठीक है, लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा किसमें होती है? कार्बन की न्यूनतम मात्रा किसमें होती है? ये होती है पीटवा लोहा या रॉट आयन में, ठीक है। पीटवा लोहा या रॉट आयन में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। अब कितनों को ये लगा होगा कि इस्पात में सबसे, यानी स्टील में सबसे कम होता है, लेकिन स्टील में कम जरूर होता है, पर सबसे कम रॉट आयन में होता है। मैं एक बार आपको परसेंटेज दिखा देता हूँ, तब आपको समझना आसान होगा। रॉट आयन यानी स्टील में जो होता है वो होता है 0.05% से लेकर इसमें हो सकता है 0.25% तक, ठीक है। अब स्टील में ये हो गया, स्टील में रॉट आयन यानी पीटवा लोहा में जो होता है ये 0.02% से लेकर 0.08% तक हो सकता है, यानी 0.02 इसका मिनिमम हो सकता है। तो सबसे कम किस में हो गया? ये हो गया पीटवा लोहा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक यानी आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टोटल 3 आइसोटोप होते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कौन कौन से वो आइसोटोप हैं। तो वो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। प्रोटियम में आपका कितना होता है? पहला जो प्रोटियम, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है, और ट्रिटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 3 होती है। ये आपको याद रखना है, ये 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में स्थित सोलारपुर, तुलजापुर और
उस्मानाबाद नामक NH211 या नया NH52 राष्ट्र को समर्पित किया है? ये करंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नया NH52 या NH211 ये कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। आपको नाम याद रखना है, NH211 या नया NH52। और ये कहाँ कहाँ को जोड़ती है? सोलापुर और तुलजापुर और उस्मानाबाद, ये सब जगह है जिसको NH211 जोड़ती है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश का क्या नाम है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? तो ये है जापान का। और ये रिपोर्ट जारी किसने किया था? ये हेनली पासपोर्ट ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि येलो वेस्ट आंदोलन आजकल यूरोप में चर्चा में बना हुआ है, इसका आरंभ किस देश में हुआ था? करंट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, येलो वेस्ट आंदोलन अभी यूरोप में एक बहुत ही चर्चा का विषय है। तो ये कहाँ आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था फ्रांस में, और अब बेल्जियम तक भी फैल गया, यानी बहुत सारे देशों में ये फैल गया है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस से। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस फैमिली में जुड़ सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल एक अलग सा टेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।